नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। सीधे आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर बिहार के अंदर सत्ताधारी जेडीयू में जमकर उथल पुथल दिख रही है। कम से कम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। वर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह को इस्तीफे की जो खबरें चल रही हैं, उन पर सवाल अब यह उठ रहा है कि ललन सिंह हटे तो नया अध्यक्ष कौन होगा। रेस में खुद नीतीश कुमार और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर आगे हैं। बीच बीच में नीतीश कुमार की बीजेपी में वापसी की खबरें चल पड़ती हैं और फिर तुरंत इसका खंडन भी हो जाता है। अब इन्हीं सब को लेकर बिहार की जो राजनीति है, और आपको बता दें बिहार 2024 के लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। 40 सीटें बिहार से आती हैं। पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, इस बार महागठबंधन के साथ हैं। तो क्या ये जो गणित किसी तरीके का कुछ और पर्दे के पीछे चल रहा है 24 से पहले, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी। बिहार में पिछली बार एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था कि वैसा प्रदर्शन दोहराया जाए, पर नीतीश कुमार अब दूसरे पाले में हैं। तो क्या उथल पुथल चल रही है, कभी उनकी बीमारी की बातें, कभी इन सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष जी। मनीष जी के पास चलते हैं सीधे। मनीष जी, क्या ये 24 से पहले इतनी सारी खबरें आपके राज्य से आ रही हैं कि लगता है मुख्यमंत्री का रोज कुछ ना कुछ उठा दिया जाता है कि मुख्यमंत्री जी बीजेपी में वापस जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए हो या महागठबंधन, सब बिल्कुल नजरें गड़ाए बैठे हैं कि जेडीयू के अंदर हो क्या रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू के ऊपर सबकी निगाहें टिकी होती हैं और उसका कारण यह है कि बिहार में त्रिकोणीय राजनीति है। बिहार में 3 दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जिनका जो वोट शेयर है वो दहाई के आंकड़े में है। और ये जो 3 दल हैं, बिहार की राजनीति की सच्चाई है कि जब इसमें 3 में से 2 दल साथ हो जाते हैं तो तीसरे को हार का मुंह देखना पड़ता है। और बिहार में जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं, 2014 में अगर आपने देखा होगा तो उस समय त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। उस समय बीजेपी के पास सहयोगियों की संख्या ज्यादा थी। बीजेपी के पास उसमें उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान थे, जिसके कारण वो 31 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन उस समय की सच्चाई अंकित यह थी कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। 2019 के चुनाव में हमने देखा कि जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एक साथ फिर से आई तो वो 39 सीटों पर जीती। ना केवल 39 सीटों पर जीती, बल्कि वो पहला चुनाव था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ थे। और उस समय जो सांसद चुने गए, सबके जो वोटों का अंतर था वो 1 लाख से ऊपर, कोई कोई तो 4.5 लाख, जो उस उम्मीदवार को, बीजेपी का उम्मीदवार हो या जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसका जीत का फासला इतना बड़ा होगा। लेकिन ये पहली बार है लोकसभा चुनावों के पहले कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं। और बीजेपी के साथ रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हैं और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हैं। लेकिन सबको मालूम है कि अगर वोटों का जो शतरंज है उस पर जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, चूंकि उनके पास दहाई का वोटों का आंकड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते हैं। अब आपने सवाल किया कि क्या ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटेंगे, तो अंकित, जनता दल यूनाइटेड के राजनीति की सच्चाई यही है कि अगर ललन सिंह हटते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की थी, हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है, अगर वो हटेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर वो हटते हैं तो उनकी जगह और कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में क्या खिचड़ी पकती है, इस पे कोई भी ज्यादा माथा पच्ची अपना दिमाग इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि दोनों के संबंध कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ भी होता है वो उन दोनों के बीच में ही सीमित होकर रह जाता है। और ललन सिंह नीतीश कुमार के खास रहे हैं। कितने खास रहे हैं अंकित, कि 2009 से लेकर 2010 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वो बागी हो गए थे। कांग्रेस के मन से वो चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उस समय उनकी सदस्यता, जनता दल यूनाइटेड के चुनाव पर निशान पर वो 2009 में सांसद चुने गए थे, लेकिन उनकी संसद सदस्यता जो है वो रद्द नहीं कराई। वो कहीं ना कहीं, और उनसे फिर दोस्ती हुई। 2014 में वो चुनाव भी हार गए लोकसभा का, और 3 दिनों के अंदर उन्हें विधान पार्षद बनाकर मंत्रिमंडल में शामिल कराया था।
तो पिछले जी 23 वर्षों के दौरान हमने देखा है कि ललन सिंह उस 3 दिन को छोड़कर हमेशा या तो राज्यसभा में सांसद रहे हैं, लोकसभा में जी सांसद रहे हैं, या विधान परिषद के सदस्य जब रहे तो नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। अंकित जी मनीष जी, मैं जाने से पहले एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये सब चर्चाएं हैं, होगा क्या यथास्थिति वो तो जैसे जैसे चुनाव और करीब आएगा तभी पता चलेगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का जो रोल है उसको लेकर कहीं ना कहीं शुरुआत में जिस तरीके का नीतीश कुमार का उत्साह था वो थोड़ा कम से कम थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। उसका क्या क्या उससे मायने लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल के एक बार फिर से बीजेपी में चले जाएंगे? और जितनी कटुता बीजेपी और जेडीयू में दिखाई पड़ी है, क्या यह अब संभव है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव अंकित नहीं है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप पूछिए तो नीतीश कुमार जिन कारणों से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, वैसी कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बदली है जिससे कि आप इस बात का कयास लगा सके कि वो फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन ऐसे कयास क्यों लगते हैं, उसका कारण यह है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से अगर आप बात करें, खुद नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि मीडिया चूंकि उनके प्रभाव में नहीं है, मीडिया में एक तरफा बातें चलती है, इसलिए उनकी पार्टी के ऊपर जो है वो हमेशा एक तरह का स्पेकुलेशन चलता है। दूसरा एक राजनीतिक सच यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, जनता दल यूनाइटेड के कुछ सांसद या कुछ ऐसे विधायक जो हैं जिनको बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ाने का वादा किया जाएगा, वैसे लोग जनता दल यूनाइटेड छोड़ सकते हैं। उसका कारण यह है अंकित कि इस बार बीजेपी के पास 16 सांसद हैं, लेकिन वो कम से कम 40 में से 32 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 16 उम्मीदवारों के लिए उनके पास गुंजाइश है। लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसद हैं और वो अधिकतम जो है वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सांसद हैं जिनका समीकरण जो है वो अगर बीजेपी के में चले जाएं या बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हों तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोफाइल ऐसा है कि उनके लिए जीत का रास्ता आसान होता है। कुछ सांसदों के लिए, जैसे सीतामढ़ी के सांसद सुनील पिंटू हैं, वो बीजेपी में ही रहे हैं। पिछली बार चूंकि जनता दल यूनाइटेड के सदस्य जो उम्मीदवार थे उनकी सदस्यता उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहा था, तो उनको आनंद फानन में टिकट दिया गया, सुनील पिंटू को टिकट दिया गया, तो वो सुनील पिंटू जैसे लोग वापस जाएंगे। तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड हमेशा आपको 24 के चुनाव तक सुर्खियों में बना रहेगा। बिल्कुल। और कुल मिलाकर जैसे मनीष जी बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो है या जो अभी का महागठबंधन है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें लेफ्ट भी है, उसमें जेडीयू भी है और उसमें आरजेडी भी है। इन सबको 40 सीटें आपस में बांटनी है, तो कई लोगों को यह भी लगेगा कि अगर उनका पत्ता कट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का राह देख ले। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी बता रहे थे कि पटना में किस तरीके से इसके ऊपर अफवाहों का बाजार गर्म है, क्या समीकरण बैठ रहे हैं, कौन जा सकता है, कौन रुक सकता है, दिल्ली में इस पर चर्चा क्या हो रही है और क्यों बार बार इस तरीके से चर्चा उठ रही है, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। जो जेडीयू की जो है वो 29 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक होनी है, और साथ में आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ नेशनल काउंसिल की भी बैठक होगी। इस बैठक में कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है वो जनता दल यू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा जो है देंगे, उनके इस बात की चर्चा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ललन सिंह हटते हैं तो कौन बनेंगे अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के रूप में जो है नीतीश कुमार के नाम की भी चर्चा है। साथ में दो और नाम है, रामनाथ ठाकुर का नाम है और विजय चौधरी का नाम है। रामनाथ ठाकुर जो है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं, अभी राज्यसभा के सांसद हैं, जबकि विजय चौधरी जो है वह बिहार में वरिष्ठ मंत्री है। रामनाथ ठाकुर जो है वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो इनके नाम की भी चर्चा की जा रही है। नीतीश कुमार लगातार जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो या खुद ललन सिंह, इनके संपर्क में है। एक बड़ा सवाल और जेडीयू में लगातार उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की वापसी होगी। आपको बता दूं कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं और ललन सिंह के पहले यही जेडीयू के अध्यक्ष होते थे, बाद में इन्होंने जेडीयू छोड़ दिया और बीजेपी में चले गए। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हुई है, क्यों हुए ललन सिंह जो है जेडीयू में कमजोर। तो जेडीयू में कमजोर होने के नाते कहा जाता है कि जो अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए 3 राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश में जेडीयू जो है अकेले लड़ने गई और इसके वजह से बुरी तरह विफल रही है। और यह भी कहा गया कि इंडिया गठबंधन में जो
रुतबा जो है नीतीश कुमार को मिलना चाहिए था, कन्वेनर पद की बात हो रही थी, वो दिलवाने में जो है ललन सिंह विफल रहे, जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। ये भी कहा जा रहा है कि जो जेडीयू में जो बाकी नेता हैं उसके साथ ललन सिंह के संबंध जो है वो मधुर नहीं है, उसमें दिक्कत आ रही है, खासकर अशोक चौधरी से मतभेद की लगातार खबरें आ रही है। एक और बड़ी बात यह है कि वैसे नेता जो कि पिछली बार 2019 में बीजेपी के गठबंधन के साथ सांसद बने थे, यानी एनडीए गठबंधन में रहकर चुनाव जीतने वाले नेता ललन सिंह से नाराज बताए जाते हैं। और एक सबसे बड़ा जो आरोप ललन सिंह पे ये है कि वो जो है आजकल आरजेडी के नजदीक है, काफी हो गए हैं, और कई जेडीयू के नेताओं ने कहा कि वो आरजेडी की भाषा बोलते हैं। बिहार में यदि मैं एक चर्चा कहूं, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, तो वो ये चर्चा है कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर के जो है काफी चर्चा है। और एक और बात कही जा रही है कि खुद ललन सिंह ने नीतीश कुमार को कहा है कि चूंकि वो मुंगेर से सांसद हैं और वो खुद अपना लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए अभी उनको जो है इस पद से मुक्त किया जाए, जिससे कि वो अपने चुनाव में कंसंट्रेट कर सकें। तो ये सारी चर्चाएं बिहार में चल रही है। नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर के 29 दिसंबर को जो कार्यकारिणी है उसमें तय होगा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि जेडीयू जिस रास्ते पे जा रही है, जेडीयू का जो राजनीतिक स्वास्थ्य है वो काफी अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा पॉइंट 2 की, या 2.0 इसको कह लीजिए। ये भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से लौट रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को अब एक नए संस्करण यानी कि भारत न्याय यात्रा के नाम पर निकालने वाले हैं। कांग्रेस की ये यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी और मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। पूर्व से पश्चिम तक की इस यात्रा में कांग्रेस ने 14 राज्य और 86 जो जिले हैं, 85 जिले हैं, वहां से गुजरेगी। तो लोकसभा से पहले ये एक जमीन पर कांग्रेस का बड़ा आउटरीच प्रोग्राम होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि कांग्रेस की तरफ से आज ये जानकारी दी गई है कि इस यात्रा के लिए राहुल गांधी की सहमति मिल गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान को के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश भी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। तो कांग्रेस इसको एक अपने लिए, काडर के लिए, जनता से संपर्क करने के लिए, रिवाइवल के लिए एक महत्वपूर्ण 2024 के चुनाव से पहले देख रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि क्या रूट इसका तैयार किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 नया यात्रा का 14 जनवरी से, जैसे मैंने आपको बताया, 20 मार्च तक की होगी। मणिपुर से शुरू होगी। बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार कांग्रेस पार्टी ने घेरा भी, संसद के अंदर, सड़क पर भी, और वहां से राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू करेंगे। फिर नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, असम, मेघालय होते हुए वो पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल जहां पर कांग्रेस उम्मीद ये लगाए बैठी है कि टीएमसी के साथ कुछ ना कुछ समझौता जरूर हो जाएगा, वहां से बिहार पहुंचेगी यह यात्रा। बिहार में जैसे अभी हमने चर्चा की, महत्वपूर्ण 40 सीटें हैं। बिहार के बाद झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी यह यात्रा। वहीं फिर मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस चुनाव हारी है, वहां पर पहुंचेंगे। राजस्थान और गुजरात के रास्ते महाराष्ट्र में, मुंबई में यह यात्रा खत्म होगी मार्च के महीने में। अब कितना राजनीतिक इसका फायदा मिलता है? क्या भारत जोड़ो यात्रा जो पहले हुई थी उसका कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदा मिला? क्योंकि बार बार यह बात होती रही कि जनसंपर्क यात्रा है, उसमें कम से कम कई दिनों तक कांग्रेस के बारे में चर्चाएं जरूर हुई, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हुई? क्या उसका राजनीतिक फायदा, लाभ कांग्रेस को मिला? तो जरा आपको बताते हैं कि 7 सितंबर 2022 को
ये जो भारत जोड़ो यात्रा संस्करण 1 शुरू हुआ था वो 30 जनवरी 2023 तक चला। 9 राज्यों से ये गुजरा जहां पर चुनाव हुए। 9 राज्यों से गुजरा, जिनमें से 4 राज्यों में चुनाव हुए। जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस को क्या इसका फायदा मिला? यह यात्रा कर्नाटक से गुजरी, तेलंगाना से गुजरी, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरी। ये 4 राज्य चुनाव हुए जहां पर कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। तो 50-50 का कम से कम, अगर वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं कोई भी चुनाव जीतने या हारने के लिए, पर भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी का कितना इंपैक्ट पड़ा वो कम से कम इसके हिसाब से 50-50 एक दिखाई पड़ रहा है। हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रशांत के पास जाने से पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया क्या आई है इस यात्रा पर। ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकलना चाहती है, लेकिन केवल शब्दों के प्रयोग से न्याय और ये सब नहीं होता है। उन्होंने पहले भारत जोड़ो की बात की, लेकिन पूरी राजनीति उनकी भारत तोड़ने की होती है। जो देश के तोड़ने के टुकड़े करने के लिए बात करते हैं उनके साथ राहुल गांधी जी टिकते हैं। विदेश में जाकर विदेश से मदद मांगते हैं ताकि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप हो। इंदिरा गांधी जी ने तो गरीबी हटाओ की बात की, गरीबी हटी। ये तो मोदी जी की सरकार 2014 से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के तहत देश के लोगों को जोड़ रहे हैं और उनको सम्मान के साथ वहां तक विकास पहुंचा रहे हैं। ये होता है न्याय, कि सारे काम करना केवल डायलॉग देने से या शब्दों के प्रयोग करने से, कोई यात्रा निकालने से नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी को इसका भी जवाब चुनाव में जरूर मिल जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को क्या जवाब मिलेगा ये तो चुनाव पे छोड़ देते हैं, लेकिन प्रशांत हमारे सहयोगी इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से उम्मीद बहुत होगी। भारत जोड़ो यात्रा कितनी वोट में तब्दील हुई नहीं हुई एक अलग बात है, लेकिन कम से कम अपने काडर को साथ लाने के लिए एक जनसंपर्क अभियान के तौर पर एक बड़ी यात्रा है। क्या इसको कहीं ना कहीं इस तौर से भी देखा जाए कि राहुल गांधी एक बार फिर से अपने आप को अग्रणी प्रधानमंत्री पद के दावेदार पे पेश कर रहे हैं इस यात्रा के साथ साथ? देखिए अंकित, अभी आपने जिन राज्यों का नाम लिया और जो यात्रा का रूट है वो बताया, उन राज्यों को अगर देखें, मैं अभी देख रहा था जब आप नाम ले रहे थे, उसमें केवल एक राज्य ऐसा है जहां कांग्रेस की सरकार है, सहयोगी दल की सरकार है। झारखंड में कांग्रेस के वहां मंत्री भी हैं। और इन सभी राज्यों को अगर मिला लें, 14 राज्यों को, तो मोटा मोटी जो मैंने अभी गिनती की, करीब 350 के आसपास लोकसभा सीटें इन सभी राज्यों में, 14 राज्यों में है। और ये सभी राज्य ऐसे हैं, ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। मतलब दक्षिण भारत के राज्य इसमें शामिल नहीं है ऑफ कोर्स, और जितने राज्य हैं उसमें प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। तो बिल्कुल कोशिश यही है, और जब तक ये यात्रा खत्म होगी अंकित 20 मार्च को, तब तक जाहिर है लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका रहेगा, चुनाव अभियान की शुरुआत हो चुकी रहेगी। तो उसी तरीके से इसको देखना चाहिए। अब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी राहुल गांधी कर रहे हैं या नहीं, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा इंडिया गठबंधन की बैठक में उनके ही नाम पर किसी सहयोगी दल ने हामी नहीं भरी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया। लेकिन जो कोशिश यही है कि जो आप कह रहे थे कि काडर को कम से कम पुनर्जीवित किया जाए। 3 राज्यों में जो करारी हार मिली है उससे निराशा तो है ही है कांग्रेस पार्टी में, और उसके अलावा ये ऐसी पट्टी है ये, जहां पर जैसा मैंने कहा कि उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था पिछले चुनाव में। तो अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले काडर को भी जोड़ा जाए, जनसंपर्क अभियान भी एक तरह से चलाया जाए। और जैसा जयराम रमेश सुबह बता रहे थे कि राहुल गांधी की तरफ से न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की जाएगी। तो इस पूरे यात्रा के जरिए कोशिश वही है कि लोकसभा चुनाव का जो चुनावी अभियान है वो एक तरह से फॉर्मली हम कह सकते हैं कि 14 जनवरी को कांग्रेस की तरफ से शुरू किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्या अपने को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं इस यात्रा से, जी, ये कहना अभी लगता है थोड़ी जल्दबाजी भी है। और रियलिज्म मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कहता है कि राहुल गांधी अब ऐसा सोच रहे होंगे।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन रियलिज्म में और कांग्रेस पार्टी की कार्यान्वयन में थोड़ा सा फर्क जरूर हो जाता है। ये हमने अक्सर देखा है, इसीलिए कई बार जीती हुई बाजी भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल जाती है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर महत्वपूर्ण यात्रा होगी कांग्रेस का, जिसको जैसे बार बार कहा जाता है, कांग्रेस का जो फ्यूचर है या कांग्रेस का भविष्य तय करने के लिए लोकसभा चुनाव में यात्रा अहम जरूर होगी। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी आज सुबह सुबह अचानक झज्जर जिला पहुंच गए, हरियाणा के, और वहां पर वो गांव छारा में पहुंचे। अब वहां क्यों पहुंचे राहुल गांधी? उन्होंने वहां वीरेंद्र आर्य अखाड़ा जो है वहां पर पहलवानों से चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी ने पहलवानों के अखाड़े में पहुंचकर उनकी कसरतों और उनके करियर के बारे में जो समस्याएं आती हैं उसके ऊपर बातचीत की। यहां पर उन्हें बजरंग पूनिया भी मिले। बजरंग पूनिया राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़े, जो कि कुश्ती संघ के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में मुख्य चेहरों में शामिल हैं। जो छारा गांव है वहां पहलवान दीपक पूनिया का गांव है, जो कि झज्जर जिले से आते हैं। बता दें कि दीपक और बजरंग पूनिया ने इसी वीरेंद्र अखाड़े से अपनी कुश्ती जो है वो शुरू की थी। राहुल गांधी के साथ वहां पर जो मेरी विधायक रघुवीर कादियान है वो भी वहां मौजूद थे। राहुल गांधी सुबह करीब 6:15 बजे यहां पर पहुंचे और यहां उन्होंने देखा कि पहलवान उनका जीवन कैसे होता है, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, क्या खाते पीते हैं। उन्होंने उनके साथ कुछ एक्सरसाइज भी की, कुछ कुश्ती के दांव भी आजमाए। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अभी लगातार जो पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद जो अभी जो रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड भी किया गया, उसको देखते हुए इसके कुछ राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन जरा ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं आज सुबह सुबह राहुल गांधी की कसरत की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज मंदिर और उसके निर्माण से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 3 मंजिला राम मंदिर 70 एकड़ में बन रहा है, 20 एकड़ में निर्माण और 50 एकड़ में हरियाली होगी। ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर पर काम जारी है। मंदिर के चारों ओर दीवार जो है वो बनाई जा रही है। वरकोटे की चारों जो कोनों में 6 मंदिर होंगे। सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, भगवती मंदिर और गणेश मंदिर। विष्णु जी और हनुमान जी का भी मंदिर होगा। 2024 के अंत तक 7 और मंदिर बनाए जाएंगे। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट यहां पर बनाई जा रही है। यात्रियों के सामान रखने के लिए 25,000 लॉकर भी यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। परिसर के अंदर एक छोटा अस्पताल भी होगा। शौचालय का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। वहीं सीवर, बिजली, पानी की व्यवस्था ट्रस्ट करेगा। रामलला की मूर्ति 5 साल के भगवान राम की होगी। 51 इंच की इस मूर्ति की 3 प्रतियां बनाई जा रही हैं। तीनों में से जो सबसे अच्छी मूर्ति बनकर निकलेगी उसका स्थापना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। खड़ी मुद्रा में भगवान राम की मूर्ति होगी। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के गर्भगृह में होगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा 16 जनवरी से शुरू होनी है। अंतिम पूजा 22 जनवरी को 12:30 बजे होगी। राम मंदिर की जो उम्र बताई जा रही है कि ये कम से कम 1000 साल तक ऐसा ही बना रहेगा। उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया। मंदिर ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए। यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। 5 वर्ष की आयु का राम, हमारे आपके घर में भी 5 वर्ष का बालक कैसा लगता है? आंखें कैसी, चेहरा कैसा, मुस्कान कैसी, बॉडी लैंग्वेज कैसी? ऐसी डिजाइन ड्राइंग तैयार की गई, मूर्तिकारों को दिया गया है। ऊंचाई तय की गई है
तलवे से लेकर पैर के अंगूठे से लेकर ललाट 51 इंच, ललाट के ऊपर ये आ जाएगा वो अलग है। हमारा संबंध ललाट तक है। खड़ी मूर्ति 3 मूर्तिकार बना रहे हैं। आगामी 1 हफ्ते में कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी बन पाई, किस मूर्ति में डिवाइननेस और बाल सुलभ कोमलता सुकोमलता दोनों आई है, उसमें देवत्व भी होना चाहिए, डिवाइननेस, और उसमें 5 वर्ष के बालक का सुकोमल चेहरा भी होना चाहिए, उसका सिलेक्शन किया जाए। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 16 जनवरी से प्रारंभ होगी, 22 जनवरी को पूरी होगी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया तो ट्रस्ट ने सबसे पहले मंदिर की मजबूती को लेकर के अलग अलग ऐसी विशेषज्ञ संस्थाओं से संपर्क साधा जो कि मंदिर कैसे मजबूत हो इस पर अपनी राय दे सकें। इसमें IIT भी है, इसमें NIT भी है, इसमें CBRI भी है और कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अयोध्या का दौरा किया और इस मंदिर के ठीक नीचे जो ज़मीन है उस ज़मीन के नीचे किस तरह से सरयू नदी के पानी की वजह से गीलापन है, मट्टी भुरभुरी है, तो उसको कैसे मजबूती दी जाए इस पर शोध किया। कई महीनों तक बैठकें हुई, शोध चलता रहा और उस शोध के बाद ये तय हुआ कि इस पूरी मिट्टी को ही अगर यहाँ से हटा दिया जाए और उनकी जगह पर मजबूत पत्थर लगाए जाएं, तब ये पत्थर जो हैं वो मंदिर को मजबूती दे सकते हैं। ऐसे में ये जो मंदिर है, इस मंदिर में सबसे नीचे जो प्लिंथ का काम हुआ उसके लिए एक आर्टिफिशियल स्टोन तैयार किया गया जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत हो और जिस पर पानी का असर ना हो। साथ ही जो मंदिर का ऊपर का हिस्सा जो इस वक्त आप देख रहे हैं और जब भी आप अयोध्या आएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे तो आपको जो मंदिर दिखेगा वो मंदिर दरअसल मकराना पत्थर है। ये वो मकराना पत्थर है जहां मैं खड़ा हूं और आप देखिए कि इस मकराना पत्थर को राजस्थान के भरतपुर ज़िले के बंसी पहाड़पुर इलाके से मंगाया गया। इसको इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में इसमें जो नक्काशी का काम है वो किया गया और यहाँ से जब मंदिर की तरफ शिफ्ट होता है तब फाइनल इनमें कुछ और अलग अलग नक्काशियाँ उकेरी जाती हैं। इन पत्थरों के अलावा इनको अगर जोड़ने की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पे बीच में एक होल है और इसी होल में दूसरे पत्थर का जॉइंट लगाते हैं और साथ ही इसमें कॉपर का या कोई और मेटल जो भी मजबूती प्रदान करे उस मेटल को भी यहाँ से पत्थरों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। तो फिलहाल कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद इस मंदिर की जो उम्र है उस मंदिर की उम्र 1000 साल रखने की व्यवस्था की गई है ताकि हमारे बाद कई सारी पीढ़ियाँ आएँ और भगवान राम का दर्शन कर सकें। दिल्ली पुलिस ने इजरायली दूतावास के पास कल हुए धमाके से जुड़े जो जांच है उसमें सक्रियता बरतते हुए अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये मामला सौंप दिया गया है। आज सुबह NIA की टीम भी इजरायली दूतावास पहुंची और यहां पर जांच शुरू की। कल धमाके की खबर के बाद पूरे इलाके को खाली कराकर जांच की गई थी। मौके पर दमकल विभाग की टीम, दिल्ली पुलिस और FSL की टीम भी मौजूद थी। दिल्ली पुलिस की जांच एक टाइप किया हुआ खत उन्हें मिला है जिसमें इजराइल के प्रति भारी गुस्से का इजहार किया गया है। इस खत में एक ग्रुप ने जिक्र किया है और कुछ धार्मिक नारे भी इसमें लिखे हुए हैं और लिखा है कि जिहाद जारी रहेगा। इस मामले में अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। इस सनसनीखेज घटना के बाद सेंट्रल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया गया है। उधर कल इजरायली दूतावास के पास हुए लो इंटेंसिटी धमाके के बाद एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इजरायल की सरकार ने भारत में अपने नागरिकों को एहतियात बरतने के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि 26 दिसंबर को नई दिल्ली में दूतावास के पास हुआ धमाका आतंकी हमला हो सकता है और ऐसी वारदात फिर हो सकती है। ऐसे में इजरायली नागरिक सावधानी बरतें और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बातचीत में देश के कई हिस्सों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी जुड़े।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय सीमा के भीतर पहुंचाने का है। आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या क्या कहा। मध्य प्रदेश के देवास चलते हैं, जहां से मुझे रुबीना खान जी जुड़ी हैं। आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना चाहता हूं। गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है।